जी अस्सलाम वालेकुम भाई। कैफ टू टर्म टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। टर्म टेस्ट वन डिस्कशन। नफीस एंटरप्राइज इज अ सोल प्रोप्राइटर। ऑल क्लियर भाई? कोई एक दो बंदा लिख के बता दे ऑल क्लियर। नफीस एंटरप्राइज इज अ सोल प्रोप्राइटर और जी जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी। इज अ सोल प्रोप्राइटर और इसके बाद जो है वो इसने आपसे ये डेटा शेयर किया है। अच्छा मुझे बताएं, सेल में वो कहता है, अल्लाह आपका भला करे, सेल के अंदर एडवांस पड़ा हुआ है। सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एडवांस पड़ा हुआ है। रिसीट फ्रॉम अ रिटेलर फॉर सेल ऑफ इम्पैक्ट ड्राइवर्स। द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स दैट एनी विल डिलीवर द टूल्स इन जुलाई 2024। आपके क्या ख्याल है भाई, सेल में एडवांस पड़ा होना चाहिए या सेल में एडवांस नहीं पड़ा होना चाहिए? भाई एडवांस तो ये अगले साल की सेल में जाएगा ना, अभी हमारे साल की सेल में पड़ा हुआ है। तो क्या करें, इसको पड़ा रहने दें या निकाल दें? भाई पड़ा रहने दें या निकाल दें? कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा सारे बस चुप करके सोने आए हैं, तो फिर क्या फायदा है? इस एडवांस को सेल में से क्या करें, निकाल दें? तो हमने इसको लेस कर देंगे सोल्यूशन में। वेल डन फहद, शुक्र है आप मेरे साथ हो। तो इसको सेल से निकाल देंगे, क्योंकि ये ना अगले साल की सेल है, एडवांस में जो पैसे आए हैं, इसलिए इसको सेल से निकाल दें। हाँ सैलरी के चैप्टर में हमने जरूर पढ़ा था, एडवांस सैलरी आ जाए, कोई भी सैलरी आ जाए उसमें कैश अकाउंटिंग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओके। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल में माय डियर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है consisting of 5,000 units at a cost of 19.7 million. Market price of these units was 3,800 and the estimated costs इसमें जो आ रही हैं, and the estimated costs incidental to sale were 300 per unit। चलें जी, estimated selling price बताएं माय डियर, जल्दी बता दें इसकी। एनआरवी जल्दी। द मार्केट प्राइस ऑफ दीज यूनिट्स वाज 3,800 पर यूनिट। तो 3,800 into what are the number of units? 5,000। तो 5,000 यूनिट्स को जब हम 3,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माय डियर एनआरवी निकालने के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? कोई है हमारे साथ? नहीं, हम बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते आप लोग। ये मैसेजेस में टाइप करके बताएंगे। हाँ भाई बोलें भाई। लेस incidental cost to sell, less cost to sell। cost to sell is 300 per unit। तो 5,000 into 300 तो 5,000 into 3,800। मैं कैलकुलेटर निकाल लूं अपना, बच्चे तो सोए हुए हैं। 5,000 into 3,800 comes to 19 million। और 19,000 कर लो ना इसको, लेस एनआरवी। 5,000 into 300 that is 19 million 1.5। अच्छा बच्चों, अब बताओ कि एनआरवी कितनी आ गई? 17,500। इसको तो काट दें। आप बताएं स्टॉक किस पे रखते हैं, कॉस्ट पे रखते हैं, एनआरवी पे रखते हैं या लोअर पर? भाई एक्सेलेंट फहद भाई, लोअर पर। अब ये स्टॉक जब हम लोअर पर रखेंगे तो मुझे बताएं एनआरवी लॉस अब कितना आएगा? एनआरवी लॉस 19,700 कॉस्ट है, 17,500 ये है, इनका डिफरेंस। एनआरवी लॉस कितना आएगा? सफीर अब चुप हो गए आप। एनआरवी लॉस आएगा 2,200। 2,200 का एनआरवी लॉस माय डियर अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एनआरवी लॉस आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? लॉस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं हम। अकाउंटिंग वालों ने स्टॉक कॉस्ट पे शो किया हुआ है, हम लॉस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। एक्सेलेंट। ओ नहीं 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 फहद मकबूल, ये लॉस हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, रिवर्स नहीं करना चाह रहे। देखो, कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे, लेकिन हम चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में स्टॉक पड़ा हो एनआरवी पे। अब पड़ा है कॉस्ट पे, लाना है एनआरवी पे। तो वैसे भी देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों ने ये पढ़े कहीं? क्लोजिंग स्टॉक कम होने से, इस तरह के हमने सवाल करने हैं वैसे क्लास में बड़ी डिटेल से। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट जो है वो, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, ये सुना है कभी आप लोगों ने? क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है।
इस तरह तो मैं आपको समझा ही नहीं रहा, क्योंकि ये मेन क्लासेस में मैंने आपको समझाना है। हमने बस मैंने आपको ये कहा कि स्टॉक पड़ा हुआ है कॉस्ट पे, उसको लाना है एनआरवी पे। जब स्टॉक पड़ा है कॉस्ट पे, उसको लाना है एनआरवी पे, तो फिर लॉस रिकॉर्ड करना है। तो लॉस रिकॉर्ड करने के लिए ऐड करें या लेस करें, ये जरा मुझे बता दें, ऐड करें या लेस करें? लें, जबरदस्त, शुक्रिया भाई, लेस करते हैं 2200 को। तो वो तो सोल्यूशन में आप देख ही लेंगे जो चीजें हुई हुई हैं। 2200 लेस हुआ है, हमने तो बस आपको समझाना ही है। काउंटिंग डेप्शन ऐड हो जाएगी। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में पेनल्टी पड़ी हुई है 95,000 की फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये तो गवर्नमेंट को दी होगी, ये तो नॉट अलाउड है। चेक से पे करो, जैसे मर्जी पे करो, ये गवर्नमेंट को दी होगी। एक्सपेंडिचर ऑफ 9 मिलियन इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसीजन ड्रिल्स। ओ भाई, जिस मर्जी के लिए यूज करो जालिम इंसान। एडमिन सेलिंग में तुमने सॉफ्टवेयर की पूरी कॉस्ट डाल दी। ओए होए 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 होए। हालांकि हमें उसकी क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। हमारी क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? अमोर्टाइजेशन। अब कॉस्ट को उल्टाएं। कॉस्ट आ रही है जी 9,000। ये देखें माय डियर, कॉस्ट आ रही है 9,000। ये 9,000 की कॉस्ट, अकाउंटिंग डेप्शन में पेनल्टी तो मैंने शो की ना। ये 9,000 की कॉस्ट उल्टा के अब हमने इसकी रिकॉर्ड करनी है अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन में मुझे बता दें कि अगर किसी एसेट की लाइफ ना गिवन हो तो वो कितने साल लेते हैं? वो कितने साल लेते हैं? 15 साल। किसी को याद है ये बात? किसी की लाइफ ना गिवन हो तो कितने साल लेते हैं? 15 साल। तो अब अमोर्टाइजेशन हमने माइनस करनी है। अमोर्टाइजेशन और डिप्सिन की वर्किंग मैंने नीचे कर दी है, वैसे इधर इकट्ठे भी की जा सकती थी। कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इनटू 61/366। द रीजन इज कि हमने ये खरीदा है यकम मई को, अवेलेबल फॉर यूज यकम मई को है, यूज करना शुरू किया यकम जुलाई को। अच्छा, ये बात मुझे याद कराइएगा कि अमोर्टाइजेशन में ना मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। इसको उस वक्त से हम अमोर्टाइज करना शुरू करते हैं जब अवेलेबल फॉर यूज हो, इसका एक्चुअल यूज नहीं देखा जाता। इसकी वजह भी है एक, आपने एक सेक्शन याद है पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था अल्लाह आपका भला करे, कौन सा सेक्शन था? हाँ, उस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ था कि एन इंटेंजिबल डेट इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे that is on including a non-working day is assumed as used on that day। ये सेक्शन किसी को याद आया? इसलिए इंटेंजिबल को तब से अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे जब से वो अवेलेबल फॉर यूज है। तो इसलिए इसको एक्चुअल यूज नहीं देखा जाएगा, जब से अवेलेबल फॉर यूज है तब से इसको अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। गॉट इट बच्चों? ओए बच्चों, बोल दो तुम्हारी मेहरबानी। आई केड़े पिंडो आए हो, बोल दो। नहीं बोल रहे, सैन ने बोल दिया, शुक्रिया भाई सफीर। तो जीए को स्टूडेंट ने भी बोल दिया। चलें जी, इसलिए इसके अमोर्टाइजेशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सोल्यूशन में कुछ ये पिछले वाला बना हुआ है, इसको अपडेट करके इंशाल्लाह आपको सही वाला हम शेयर करेंगे भी। अच्छा जी, भाई इंटरेस्ट है 8,25,000। अच्छा सॉरी, कॉस्ट ऑफ 7,20,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्प्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज। 7,20,000 हमने खर्च कर दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्प्स प्रोवाइड एक्सेस टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज। यार चैप्टर 8 में जाके ना जरा देखते हैं कि ये जो है रैंप शैम, इसका कोई डिप्रिसिएशन रेट कितना है? ये किसी को याद है? ये किसी अच्छे बच्चे को याद है कि डेप्सियन का रेट? एक्सेलेंट सफीर, आई रियली अप्रिशिएट यू सफीर, वेल डन भाई। जी जी, जमशेद मोहसिन, वेल डन। लेकिन भाई एक और बात भी तो पड़ी थी, वो तो डेप्सिन का टेबल आपको दिया हुआ था टेस्ट में। भाई डेप्सिन का एक्सेलेंट फहद मकबूल, वेल डन। डेप्सिन का टेबल आपको दिया गया था, डेप्रिसिएशन के टेबल में लिखा हुसैन, वेल डन। जी जमशेद, 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं। दुआ करो मुझे डेप्सियन का टेबल मिल जाए। कोई बच्चा इसका पेज नंबर नहीं बता रहा। अरेम बिल टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख, 100%। तो 100% अप्रिशिएट करेंगे मेरे भाई, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा नहीं। इससे मिलती जुलती प्रोविजन हमने कहाँ पड़ी हुई है? कोई अच्छा बच्चा बताए
है कोई हमारी पूरी क्लास में अच्छा बच्चा जो बता सके इस बात को? है कोई हमारी क्लास में अच्छा बच्चा? मुझे तो नहीं लग रहा, इससे मिलती जुलती बात हमने कहाँ पढ़ी है, कोई बताए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्स, तो 7,20,000 को इग्नोर करें। 2 एक्सलेंट, हुसैन और फहद साहब बहुत माशाल्लाह ग्रेट जा रहे हैं। इन्होंने बता दिया है कि हमने गाड़ी के कॉस्ट को एक दफा 75 लाख तक रिस्ट्रिक्ट किया था। 2.5 लाख सिर्फ दो, 5 लाख की रैम्प्स हुई और इनको 100% अप्रिशिएट करेंगे। जी वेल डन, एक और स्टूडेंट ने भी बता दिया। तो इनको 100% अप्रिशिएट करेंगे, दैट्स वाई 5 लाख पूरा 100% अप्रिशिएट होगा। ओके गाइस, हर गाय इधर आए। अच्छा, भी इंटरेस्ट है 8,20,000 का बैंक को दिया है फॉर रेनोवेशन ऑफ इंसेस्ट्रल हाउस इन लाहौर। इंसेस्टर क्या होते हैं? नान के होते हैं, दाद के होते हैं? एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स नान के दाद के दोनों के ही होते हैं ना बच्चों, बोलो जरा। ये साड़ी तो अंग्रेजी सफीर को पता है। एंसेस्टर तो नान को दाद को दोनों के लिए होता है। तो एंसेस्टर्स होते हैं नानकों वाली साइड पे भी, जो अम्मी के होते हैं बड़े और जो अब्बू के बड़े होते हैं वो भी एंसेस्टर्स होते हैं। अच्छा, एंसेस्टर्स ये तो बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं ना एंसेस्टर। नाना अबू दुकान पे आके चीजें बेचते हैं, दादा अबू दुकान पे आके चीजें बेचते हैं, इस तरह होता है। नहीं, नाना अबू कहाँ दुकान पे आके चीजें बेचते हैं? कभी बेची दादा अबू ने? कभी चीजें बेची दुकान पे आके? भाई ये ओ भाई मुझे बताओ, ये घर का खर्चा है या बिजनेस का खर्चा है? ओ बोलो, ये घर का खर्चा है बिजनेस का खर्चा है? इस तरह डिस्कस हुआ तो एक ही सवाल डिस्कस होने, बस जिस स्पीड से चल रहे हैं। वो बोल ही नहीं रहा कोई, ये घर का खर्चा है बिजनेस का खर्चा है? हाँ, फहद मकबूल बोल दिया करें जल्दी। जी हुसैन, घर का खर्चा है। उल्टा दें इसको, उल्टा दें। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रैंप उल्टा के इसकी डिप्शन माइनस करनी थी, क्योंकि वो रैंप्स जो है ना वो उसमें गई हुई थी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी उल्टा दिया। ओके गौरज बच्चों, अच्छे बच्चों, अकल के बच्चों, आगे चलो। अदर इनकम में गेन पड़ा हुआ है 5 मिलियन का। पहले तो गेन को उल्टाए ना, लैंड के ऊपर है, जिस मर्जी चीज के ऊपर है, पहले तो उल्टाए ना, माइनस करें। गेन पड़ा हुआ है लैंड के ऊपर। टू वन ऑफ नफीस बिजनेस कुलीग्स फॉर 65 लाख। कुलीग को बेचो, जिस मर्जी को बेचो। कुलीग, कुलीग वो होता है ना वो जो साथ काम करता है, कुलीग। कुलीग को बेचो या कि जिस मर्जी को बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर रुपीज 65 लाख, विच वॉज परचेज इन जुलाई 2021। ये लैंड का बेचना किस सेक्टर में जाएगा? लैंड का बेचना किस चैप्टर में जाएगा? 20 में, चैप्टर 20 में? नहीं, चैप्टर 20 तो अभी पढ़ाया ही नहीं। हाँ एक्सेलेंट, सफीर ने सही बताया, चैप्टर 10 में जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक। वेल डन सफीर, वेल डन भाई हुसैन, वेल डन जी सीबीची। तो लैंड का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। तो फिलहाल इसको उल्टा दें, फेस पे लाएंगे तो गेन 5 मिलियन का है, बेची 65 लाख की है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा आपको फन्ने खा बन के इसकी कॉस्ट निकालें, यानी कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू गेन। तो गेन आया है इस पे 5,000 का और बेचा है इसको 6500 का। तो कॉस्ट निकालने को मैं नहीं आपको कह रहा, बस छोड़ें कॉस्ट, इतने नहीं अच्छे हम। Sale proceeds received on sale of shares in Sky Limited, a listed company. NA purchased these shares in July 2017 at a cost of 25 पर शेयर। तो ठीक है, से ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या हो गया भाई? सेल प्रोसीड उसने उठा के डाल दी। करते नहीं, सेल प्रोसीड उठा के उसने डाल दिया अदर इनकम में। भाई सेल प्रोसीड डालते हैं, गेन डालते हैं? और बोलो, सेल प्रोसीड डालते हैं, गेन डालते हैं? सारे सो गए। हाँ, अदर इनकम में वैसे तो गेन ही जाता है, वो बात आपकी ठीक है हुसैन, लेकिन बिजनेस इनकम निकालते हुए नहीं जाता, ये कैपिटल गेन इनकम निकालते हुए जाता है, लेकिन सेल प्रोसीड तो नहीं। और भाई यार छोड़ो है, मैंने आपको कहा था जो चीज उसने डाली हो ना एग्जैक्ट अमाउंट से, यानी इंक्लूड, बस इसको निकाल दिया करें चुप करके। बाद में फिर देखते हैं क्या करना है। इसको तो निकाले ना, ये समझ आ गया 2125, इसको तो निकाले ना आप बिजनेस इनकम से। जो जो पढ़ा है वही निकालना होता है। ऐसा ही होता है ना, जो पढ़ा है वही निकालना होता है, जो पढ़ा ही नहीं वो कैसे निकालेंगे? हाँ, नहीं नहीं, एक कान से दूसरे कान में नहीं, वो और बात होती है। अच्छा, जो किसी चीज में पड़ा है वही निकालना है ना। जेब के अंदर मूंगफलियां पड़ी हैं तो क्या निकालेंगे? मूंगफलियां निकालेंगे। तो इसमें पड़ा कितने? 2125, तो निकालेंगे भी क्या? 2125। जो पड़ा है वो निकाल दिया जी, चलिए आगे। अच्छा,
तो इसको अब इसका गेन अभी निकालते हैं, फिर आगे जाके जब न्यूमेरिकल का फेस आएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस है 25 लाख रुपए का, तो बस इसको इनकम में डाल दीजिएगा फेस के ऊपर। लोन लिए, बियरर चेक क्रॉस चेक नहीं होता माय डियर, बियरर चेक तो बस फिर ऐसे ही होता है, बेनामा से चेक होता है। बियरर चेक होता है जिस मर्जी के हाथ लगे वो इन कैश करा ले। तो क्रॉस चेक से लोन मिलना चाहिए, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा ना माय डियर, माय बबलूज, माय भालूज, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा ना। बोलो, ओए बोलो, आप हजरात बोलें। जी शुक्रिया सफीर, आप साथ हैं तो मीटिंग चल रही है, वरना तो फाद मकबूल भी सो गए, नहीं उठ गए हैं। टैक्स वालों के डिप्शन 23 मिलियन, वो बस माइनस कर देंगे हम। अब दो चीजें, अब एक दफा तो फेस देख लें आप न्यूमेरिकल का। फेस में क्या आ गया? फेस में आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो आप टोटल खुद ही उधर से फॉरेन फॉरेन वाला आ गया बिजनेस। इसके बाद सेपरेट ब्लॉक और सिक्योरिटीज का भी नीचे गेन गुना आप निकाल लेंगे, ये लोन आ गया। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी सेपरेट ब्लॉक है। सिक्योरिटीज के नीचे वर्किंग देख लीजिएगा, वो हमने कर दी भी है, इसमें नोशनल चार्जेस वगैरह भी माइनस किए हैं और सब कुछ हुआ है। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ माय डियर, चले आगे बच्चों, चलें आगे। आगे होल्डिंग पीरियड वगैरह देखने थे बस, सिक्योरिटीज और वो उनका फिर टैक्स निकालते हुए थोड़ा सा। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। नहीं ब्रेक नहीं देनी, तेरी मेहरबानी। मिस्टर मिस्टर जुनीद गॉट रिटायर्ड ऑन 31 जनवरी 2018 फ्रॉम नेस्ले। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल: बेसिक सैलरी 5 लाख पर मंथ, इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथली अलाउंस ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर यूटिलिटीज, 10% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ यूटिलिटीज का मंथली अलाउंस दिया गया। मंथली अलाउंस को इसको तो वही कर देंगे ना, वो जो सैलरी कितनी आ रही है, 5 लाख जरब 7 देखें कितनी आ रही है। 5 लाख जरब 7, 35 लाख, बस इसका 10% ले लेंगे यूटिलिटीज अलाउंस। और मेडिकल अलाउंस 75,000 है। नो एंटाइटलमेंट फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई एज पर टर्म्स नहीं है। अच्छा, जब हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा बताएं? ये नॉट एज पर टर्म्स है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल। गुड सफीर, वेल डन फॉर बीइंग सो तेज इन रिस्पॉन्स। इसको टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब अगर एक चीज टैक्सेबल कर दी है तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। ओके अच्छे बच्चों, चलें आगे। इसको 10% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। हुसैन बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए इसको टैक्सेबल कर दें 2 लाख को, और इसको 10% ऑफ बेस सैलरी तक एग्जेम्प्ट कर दें। बेसिक सैलरी को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि उसने 7 महीने ही नौकरी की है। तो मेडिकल अलाउंस भी 7 महीने का ही मिलेगा। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन उसको मिल गई है। तो हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, फर्निश्ड मींस फर्नीचर के साथ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जाहिद, फर्नीचर डाल के मिले या फर्नीचर डाले बगैर मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्नीचर हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे हमारे लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है ट्रीटमेंट में। A company maintained car for office and private use. Cost of car was 5 लाख। इसमें क्या, कुछ भी नहीं, आगे चलें। लेकिन मेरे भाई गाड़ी उसने वापस ले ली होगी एम्प्लॉयर ने, जब ये नौकरी छोड़ के जा रहा है। तो 7/12 किया था किसी ने, किसी बच्चे बच्चे ने किया था 7/12। वेल डन जी सफीर, वेल डन, वेल डन जाहिद हुसैन जी, वेल डन। ए डॉट 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 शाबाश। एन इंटरेस्ट फ्री लोन वाज प्रोवाइडेड टू हिम ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर ₹14 लाख। Half of the loan was repaid by Mr. Junaid on 30 November, and the remaining was paid by employer at the time of retirement। यार ये जरा इंटरेस्ट इसका जरा निकालना है गौर से। ये तो बहुत पुराना उसको लोन दिया हुआ है, या हमारे साल के पहले दिन दिया? हमारे साल के पहले दिन दिया। हमारे साल के पहले दिन उसको 14 लाख लोन दिया। हाफ ऑफ द लोन वाज रीपेड बाय जुनेद ऑन नवंबर 30। तो ये बताएं, अगर 1 जुलाई को लोन दिया है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने तो उसने पूरा 14 लाख इस्तेमाल किया ना। 5 महीने तो पूरा 10% बेंचमार्क रेट है। 5 महीने तो उसने पूरा 14 लाख इस्तेमाल किया जमा। फिर उसके बाद जो है वो उसने इस्तेमाल किया होगा, अल्लाह आपका भला करे, हाफ ऑफ द लोन वाज रीपेड, आधा वापस कर दिया। अब बताएं नवंबर की रात को बकाया पेबल कितना होगा? ओ वेल डन जाहिद हुसैन, व्हाट अ शॉट। लेकिन थोड़ा सा एक जीरो ज्यादा लग गया है।
7 मिलियन तो नहीं पाए जान, तो बहुत लंबियां छाला मार रहे हो, 7 लाख है तो 7 लाख इंटू 10% इंटू 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 बोल ही नहीं रहे, आगा कोई बोल ही नहीं रहा इंटू कितना रे। अबे इनको कैसे समझाएं रे, इंटूस नहीं जाहिद हुसैन। क्या कर रहे हो जाहिद हुसैन, खुदा का खौफ करो भाई। ये देखो, यकम जुलाई 17, 30 जून 18। असल में ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हमने उनका इस्तेमाल किया है, चुप, हमने उनका इस्तेमाल किया है 14 लाख रुपए लोन। इसने ना आधा वापस कर दिया है, -7 लाख आधा वापस कर दिया है। तो भाई जनवरी को तो हम रिजाइन कर दिया ना, रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने नौकरी से निकाल दिया, पता नहीं जो भी ऊपर देख लेना। दिसंबर जनवरी, अब इतना अरसा तो 7 लाख इस्तेमाल किया ना कंपनी का, 2 महीने। हुसैन आपको तो समझ आ गया, मुझे बाकियों की टेंशन है। भाई 7 लाख को तो 2 महीने इस्तेमाल किया ना। बोल ही नहीं रहा कोई, हाँ ना कर दो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। जी शुक्रिया जाहिद हुसैन, हस हुसैन शुक्रिया। देखिए 7 लाख तो फिर इस्तेमाल हुआ ना। जी, वेल डन, जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो 7 लाख को हम 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2/12। चलें, असल में ना 14 लाख 5 महीने में इस्तेमाल हुए, फिर 5वें महीने के एंड पे 7 लाख वापस कर दिया, तो बाकी 7 लाख 2 महीने इस्तेमाल हुआ है। अब क्या रह गया पीछे, अब भाईजान एक और बेनिफिट भी है, ये तो इंटरेस्ट निकला है ना, अब एक और बेनिफिट भी है, ये है उसने माफ कर दिया है, उसने माफ कर दिया, माफ कितना किया होगा। रिमेनिंग वॉज वेव्ड, रिमेनिंग कितना था किसी को याद हो, रिमेनिंग कितना था। एक्सेलेंट, 7 लाख, तो रिमेनिंग 7 लाख माफ भी हो गया। जी रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी 200 रुपए में। जी वेल डन, लोन बेनिफिट 200 रुपए में कर, नहीं 100 रुपए में लगा दें, चलो फ्री में लगा देंगे इसकी रिकॉर्डिंग। 1 रुपए में, चलो 1 रुपए में कर देंगे, थोड़ी सी कदर हो ना रिकॉर्डिंग की। 14 लाख इंटू 10% इंटू 5/12, 7 लाख इंटू 10% इंटू 2/12, और लोन वेव हो गया 7 लाख रुपया। आगे चलें जी। यकम अगस्त को उसको रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन मिला है और यूज एट होम। द बीवी ऑफ दीज अप्लायंसेस वॉज 2 लाख। दोनों की बीवी है या एक की बीवी है, किसकी बीवी है भाई, दोनों की बीवी है या एक की बीवी है, जल्दी बोलें। हाँ, दोनों की बीवी है। कंबाइंड अप्लायंसेस ऑफ दीज अप्लायंसेस एंड दीज वर रिटर्नेबल एट 15%। अच्छा एक बार याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, तो 2 लाख जरब 15%, जरब 6/12 करना था, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6/12। जाहिद हुसैन क्यों 6/12 क्यों नहीं करना था, उसने तो वापस कर दिए होंगे जिसने नौकरी छोड़ के जा रहा होगा। जाहिद बोलो ना भाई, फिर रुक जाएगा काम आगे। फुल ईयर क्यों करना है। ओहो, नहीं 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 नहीं, भाई ऐसे तो ना करो ना यार। ये वो तो मैंने आपको उधर पढ़ाया था, अल्लाह आपका भला करे, बिजनेस के चैप्टर में, बिजनेस के चैप्टर में जब हम डेप्सिन निकाल रहे होंगे, वो डेप्सिन वो थी जो माइनस करनी होती है। ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये बेनिफिट है जो ऐड करना होता है। यहाँ पे बेहतर है आप कर लो 6/12 7/12। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ना बिजनेस के चैप्टर में है, उधर माइनस करनी होती है, इधर तो न्यूमेरिकल में ऐड करनी है एज अ सैलरी, इधर आप कर दिया करो। देखो कुछ चीजें होती हैं लॉ में ना, वाज़ेह तौर पे लिखी नहीं, अब लॉ में कहीं लिखा नहीं है उसको 6/12 करना नहीं करना, बस जो लोगों की नॉर्म चल रही होती है उस तरह चला लेते हैं, लेकिन जो एक मशहूर बात है वो तो बिजनेस के चैप्टर वाली अपनी जगह है, उसको मैं नहीं रिवर्स करूंगा। ओके माय डियर, अच्छा आप लोगों ने पॉइंट उठाया, लेकिन हमने भी अच्छा जवाब दे दिया, चलें आगे। He received 2 लाख from unapproved gratuity. The amount is to be credited in Dubai account where his children are living. अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी के पैसे दुबई में मिलने हैं। अच्छा, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी के पैसे दुबई में मिलने हैं, सही है भाई। अनअप्रूव, यार ये कोई पंगे ले रहा है भाई मीटिंग में, इसको इसकी डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स कर देते हैं, और एनोटेट
क्लियर ऑल किधर है? क्लियर ऑल ड्राइंग्स यहाँ कर देते हैं, और डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर्स। बस ठीक है, अब पंगे नहीं लेंगे इंशाल्लाह मीटिंग में ये लोग। अच्छा, कौन था वैसे यार ये जिसने लाइन लगाई थी? अच्छा, सैलरी के चैप्टर में थे हम, माय डियर। सैलरी के चैप्टर में, अल्लाह आपका भला करे। ओए किथे रह गया साडा सैलरी दा चैप्टर? क्या ढूंढने आए थे, ये भूल ही गया क्या ढूंढने आए थे। हाँ, याद आ गया। सैलरी के चैप्टर में ये ढूंढने आए थे हम। हम्म, ओए किथे रह गया? हटो हटो हटो, ठहरो ठहरो ठहरो। कोई पेज नंबर भी नहीं बता रहा माशाल्लाह, कोई ऐसे अच्छे बच्चे मीटिंग ले रहे हो ना, पेज नंबर बताएं साथ साथ। पेज 123 पे देखें, हमने ये पढ़ा था कि अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी के पैसे अगर बाहर के मुल्क में मिलेंगे तो फिर ये फुली टैक्सेबल हैं। इस वजह से ये पैसे फुली टैक्सेबल करने पड़ेंगे। ओके बच्चों? बच्चे बोलते ही नहीं होन। बस हुसैन ने बोलन की जिम्मेदारी ली है, बस हुसैन के अलावा कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा जी, इस वजह से इसको ना फुली टैक्सेबल कर देंगे। A pension of 22,000 a month payable on the last working day of each month. The amount is to be credited in Dubai account where his children are living. After leaving the Nestle, Mr. Junaid joined an associate of Nestle where he earned 2 million from February 18। अच्छा जी, इसको पेंशन मिल रही है। पेंशन कितने महीने मिली होगी? 22,000 जरा ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। पेंशन कितने महीने मिली होगी? सर फास्ट क्या मतलब हुसैन? पेंशन कितने महीने मिली होगी जान दो यार। अब पेंशन ऑफ 22,000 मंथ पेबल ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ। पेंशन कितने महीने मिली होगी जी? एक्सेलेंट, हुसैन बोला ना। हुसैन वेल डन। पेंशन 5 महीने मिली है, क्योंकि उसने 31 जनवरी 2018 को रिटायर किया है, तो उसके बाद पेंशन मिलेगी ना। जी समझ आया जिन्होंने 12 मंथ्स लिखा हुआ है? अब बात समझ आई? रिटायर, उस रिटायर होने के बाद ही पेंशन मिलेगी ना। चलें शुक्रिया। तो उसको 5 महीने की पेंशन मिली है, लेकिन उसने ना द अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड इन दुबई अकाउंट फॉर चिल्ड्रन लिविंग। पेंशन उसको बाहर के मुल्क में मिली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अगर अनअप्रूव्ड होती वो थी, उसमें देखते हैं फिर। लेकिन ये तो पेंशन है बस। पेंशन तो, पेंशन के लिए क्या प्रोविजन है वो जरा देखते हैं जाके। पेंशन के लिए पेंशन 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 एक होती है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसकी बात नहीं हो रही। ये खाली पेंशन मिल रही है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पेज 124 के टॉप पे है। जो खाली पेंशन मिल रही है ना माय डियर, उसमें लिखा हुआ था where the individual continues to work for the former employer or its associate and derive pension, then it will be taxable as per normal slab rates। तो बस उसको न्यूमेरिकल में नॉर्मल तरीके से डाल दें। जी, क्लियर हुआ माय डियर? जी क्लियर है जी, तो इसको नॉर्मल तरीके से इसमें डाल दें। अच्छा भाई आगे, तो ये शेयर्स है ना, इनको फिर आप देख लीजिएगा। साजिद प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं, ये कैपिटल गेन में चले जाएंगे। अंजुम प्राइवेट कंपनी, ये भी कैपिटल गेन में चले जाएंगे। ये लिस्टेड कंपनी है, ये उधर जाएगी सिक्योरिटीज के अंदर। ये अली पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी, ये भी सिक्योरिटीज में जाएगी। लेकिन ये तो बहुत पुरानी है, इसका रेट ही पता नहीं 0% ना हो, ये भी देख लीजिएगा। ज्वेलरी है, ये कैपिटल गेन में चली जाएगी। सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट्स, मुदारबा सर्टिफिकेट जाके देखिएगा डेफिनेशन में फॉल करते हैं सिक्योरिटीज के, तो ये भी सिक्योरिटीज में जाएगा।
बहरहाल ये कहीं एज सच लिस्टेड वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो इसके नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने की जरूरत नहीं, वो बस लिस्टेड कंपनी जिसके साथ लिखा हो उसके माइनस कर दीजिएगा। उसने घर किराए पे दे दिया जकम फरवरी 18 को, तो 5 महीने का किराया आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, रिपेयर एक्सपेंस माइनस कर दीजिएगा, रिपेयर अलाउंस सॉरी इसकी जगह, और लॉयर को फीस पे किया वो माइनस कर दीजिएगा। गिफ्ट ब्रदर से मिले अदर सोर्स में चला जाएगा, डोनेशन का टैक्स माफ हो जाएगा। कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द प्रॉपर्टी, उसको 2 लाख मिली है, लेकिन उसने पिछले किसी को 70,000 दी थी, इनका डिफरेंस लेके 10 से डिवाइड करेंगे, ये बात याद है किसी को? ये अदर सोर्स के चैप्टर के दूसरे सफे पे देखिएगा, कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जी हुसैन फॉर बीइंग सो रिस्पॉन्सिव एंड सो अर्ली। फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन इनकम को ऐड कीजिएगा, इस पे एंड पे इस पे टैक्स क्रेडिट दे दीजिएगा। भाई इसके बच्चों की स्कूल फीस 6 लाख है। अच्छा बच्चे कितने होंगे फिर, अगर बच्चों की स्कूल फीस 6 लाख है? हैं? अगर बच्चों की साल की स्कूल की फीस 6 लाख है तो बच्चे कितने होंगे इसके? 10 बच्चे, अगर 10 बच्चे लगाए जाए तो 60,000 फी बच्चा साल की फीस, नहीं बच्चे थोड़े कम करने पड़ेंगे। अननोन अननोन बच्चे हैं, फहद कह रहे बच्चे नहीं बता, फिर कैसे निकालें यार ये डिडक्टेबल अलाउंस? ओ माशाल्लाह, हुसैन साहब बोल पड़े हैं, इसकी इनकम ही 15 लाख से ज्यादा थी। जबरदस्त भाई। ये जरा मिलना हुसैन और फहद मकसूद कल, मकबूल कल मुझे। एक और भाई भी सफीर भी माशाल्लाह बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इनकी इनकम ही 15 लाख से ज्यादा है, तो जब इनकम ही 15 लाख से ज्यादा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, डिडक्टेबल अलाउंसेस को मिलना ही नहीं। ओके बच्चों, और छੱਡ दो, बस कर दो। और कुछ डिस्कस करना है? कोई और कुछ डिस्कस करना है, कोई सवाल? और दस दो, कुछ सवाल और डिस्कस करने हैं? चाय वाला क्वेश्चन 5 छੱਡ दो यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ की बच्चे वाले सवाल ने। चलो क्वेश्चन 5, मिस्टर चाय वाला नहीं होता था, मिस्टर चाय वाला मौस, मिस्टर चाय वाला मिस्टर चाय वाला is engaged in the business of operating a number of cafes in Karachi under the name of दूधपति चाय। अल्लाह अकबर, अब तो चाय की तलब पैदा होने लगी है। द असेसमेंट ऑफ चाय वाला फॉर टैक्स ईयर 2007 वाज सिलेक्टेड फॉर, अल्फाज की असर होता है वैसे जिंदगी पे बोलने से, इसलिए अच्छे अल्फाज बोला करें। द असेसमेंट ऑफ चाय वाला फॉर टैक्स ईयर 2007 वाज सिलेक्टेड फॉर ऑडिट। ऑन कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट द कमिश्नर इशूड अ नोटिस। अब चाय वाला 40,000 रुपया जो तुम्हें रिसीव हुआ है अली कैंटीन स्टोर से, अली कैंटीन स्टोर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम, क्या ये तेरी इनकम नहीं होनी चाहिए? चाय वाला इज नॉट इन एग्रीमेंट। चाय वाला कहता है नहीं भाई, मैं कमिश्नर तेरी बात नहीं मानता कि ये मेरी इनकम है। चाय वाला ने उसने अपनी ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड की है, चाय वाला ने कहा है था अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अली कैंटीन स्टोर रिलेट्स टू बिजनेस ऑफ अ कॉफी हाउस, जो मैं बंद कर चुका हूँ लाहौर में बड़े अरसे का। कॉफी हाउस बिजनेस तो मैं 31 दिसंबर 2002 को बंद कर चुका था, और तुम्हें 2007 में याद आ रहा है पैसे लेना? 2002 में मैं कॉफियां बेचता था। एज ऑन 31 दिसंबर 2002 अली कैंटीन ओल्ड चाय वाला 40,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ कॉफी बीन्स, 40,000 हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द टैक्सेबल इनकम चाय वाला। उस वक्त वो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था। हाँ बिजनेस में अलाउड है कैश भी, अक्रूवल भी। कहते हैं ये 40,000 उसकी इनकम में उस वक्त ऐड इसलिए नहीं हुआ था कि वो कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था। Therefore, the receipt of 40,000 is not chargeable to tax। कहते हैं मैं 40,000 पे टैक्स नहीं दे सकता। इट इज नॉट अ प्रॉफिट और गेन ऑफ अ बिजनेस ऑफ, मेरा बिजनेस नहीं है ये 2007 का, क्या कर रहे हो? मैं तो 2002 में ये बिजनेस बंद कर चुका हूं, और ये किसी हेड ऑफ इनकम से ट्रेस नहीं हो रही। चाय वाला को 2 चपेड़े पड़ी, तड़ाक तड़ाक, और 2 चपेड़े पड़ने के बाद ये पता चला चाय वाला भाई साहब जो नीचे गिरे हुए हैं सड़क के ऊपर। भाईजान चाय वाला इस तरह की बातें ना करें, हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। भाई छोटी सी बात लिखी हुई थी, बिजनेस बंद हो गया, टैक्सेबल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की फर्स्ट एडजस्टमेंट। हुसैन यू ज्वाइंड लेट। भाई वो तो बिजनेस में नॉर्मली एक्रूवल अकाउंटिंग यूज हो रही होती है, अनलेस के सवाल उसमें लिख देता कैश अकाउंटिंग है। अगर क्वेश्चन 1 में सवाल लिख देता ना कैश अकाउंटिंग है, फिर हम एडवांस को भी सेल में पढ़ा लेने देते। नमाज भाई, असर की नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो भाईजान, मगरिब की नमाज तो अभी 15 मिनट पढ़े हैं, तो मेहरबानी भाईजान। और अगर मस्जिद दूर है आपके तो ऑब्वियसली यू कैन लीव एंड वी विल कंटिन्यू, तो हम फिर इंशाल्लाह आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे। तो भाई ये चैप्टर 4 में पढ़ा नहीं था सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, याद आ गया? भाई याद आ गया? चैप्टर 4 में जाके खोल लीजिएगा, सेक्शन 72 था मेरे ख्याल से, सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। बस ये वो टेस्ट हो रहा था। On Yakam July 2007, MPL had purchased for 4 million computer software for providing information to the management. The normal useful life was estimated to be 4 years.
द CS1 वाज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर होल ऑफ द टैक्स ईयर 2008 एंड 2009। ठीक है। 2 साल पूरे इस्तेमाल हुआ। ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन बिजनेस देयर वाज अ नीड फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर। अकॉर्डिंगली 12 मिलियन वाज स्पेंट ऑन इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर। ये तो नए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। MPL continue to use the CS1 until 30 सितंबर 2009। अच्छा, ये इसने पुराना सॉफ्टवेयर ना 30 सितंबर 9 तक इस्तेमाल किया है। इसने यकम जुलाई 7 को खरीदा था। ये देखें, इसने यकम जुलाई इसको CS1 खरीदा था। ये यकम जुलाई 2008 वाला साल बनता है, 2009 2010। CS1 यूज होता रहा है 30 सितंबर तक, लेकिन इसकी अमोर्टाइजेशन सिर्फ पहले 2 साल की रिकॉर्ड करेंगे। नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यकम अक्टूबर को इसने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया और CS2 को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। The useful life of CS2 was estimated to be 12 years और CS1 आगे 30 सितंबर को बिक गया था 1 मिलियन का। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब पहले की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, नया वाला ना 4 मिलियन का है, वो पुराना वाला 4 मिलियन का था। 4 मिलियन डिवाइड बाय 4, 4 मिलियन डिवाइड बाय 4। बेचने के साल में अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। इसके बाद ना पहले इसका गेन निकाल लेते हैं, टैक्स वालों का गेन लॉस। हमने खरीदा था 4 मिलियन का, 2 मिलियन अमोर्टाइज हो गया हुआ था, बीवी है 2 मिलियन। ये बीवी आ गई और कंसिडरेशन 1 मिलियन है। कंसिडरेशन 1 नहीं है ना, ये क्यों नहीं ऊपर हो रहा? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो, कंसिडरेशन 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन का आपने ये बेच दिया है। अब हो रहा है, तो ये लॉस आ गया 1 मिलियन का। उसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो जो है उसके नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर कब से यूज करा शुरू किया है? द सेम डे CS2 was commissioned to use। अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दिन गिने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये दिन गिन के। ओके, क्लियर है माय डियर, चलें आगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज, ये तो वहां से था। वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल, अगर बिजनेस वाले न्यूमेरिकल में लिखा होता है कि एक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है, एडवांस को फिर माइनस, हाँ फिर ना, नहीं, अगर एक्रूवल बेस्ड लिखा होता फिर माइनस करते, अगर कैश बेस्ड लिखा होता फिर एडवांस को सेल में पड़ा रहने देते। अच्छा, मिस्टर अली वर्क फॉर, ही गॉट रिटायर्ड ऑन यकम जुलाई में फ्रॉम द डेट पेइंग मंथली पेंशन ऑफ 15,000। ही गॉट अ न्यू जॉब विच इज एन एसोसिएट। भाई एसोसिएट के अंदर अगर आप दोबारा जॉब शुरू कर दें तो फिर हमने पढ़ा था कि फिर पेंशन टैक्सेबल है, तो इस बेस पे पेंशन फिर आपकी टैक्सेबल होगी। ये पेंशन आपकी टैक्सेबल है। फिर उसके बाद अगली चीज है रिसीट 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। भाई 5,05,000 मिले है बेटा, ये 1 मिलियन से कम है, इसलिए कुछ नहीं करना था। गलती से बेंचमार्क रेट का तो नहीं लिख के आ गए थे बच्चों। फिर लिखा हुआ है दानियाल नहीं नहीं, गुड, दानियाल इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया यकम जून 16 को, और ही रिमेन्ड अब्रॉड एंड गॉट एम्प्लॉयमेंट इन दुबई। ही रिसीव 20,000 दिरहम पर मंथ। ही डिडंट पे एनी टैक्स। भाई जब बाहर रहा है तो टैक्स पे करे ना करे, ये फॉरेन सैलरी है, फॉरेन सैलरी में आपको पता था कि ये माफ हो जाता है। ओके, आगे ये प्राइवेट कंपनी और ये वाला भी आसान था। और ये सवाल ना मुझे क्लास में बताइएगा, ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा सिदरा वाला। और ये तो आसान था ना यार, क्वेश्चन 8 तो देख लेंगे ना सोल्यूशन से। तो ये कंपनी आखिरी वाली ना, ये प्राइवेट थी, क्योंकि 30% फेडरल गवर्नमेंट के पास है, 20% पंजाब गवर्नमेंट के पास है। वजह पता क्या है? वजह ये है कि कोई एक 50 भी नहीं ओन कर रहा, ये वजह है। ऊपर वाले दो तो आसान थे ना। अच्छा, ये वाला सिदरा वाला डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 तो आसान था, क्वेश्चन 10। For each scenario, identify which short reasoning with short reasoning principles for levy a city government। अच्छा, वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स हैं कौन से? प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, चैप्टर नंबर 2। हाँ, चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर, ये क्या है? मैं, हाँ, ये हमारे किताब में चैप्टर 1 किधर चला गया है?
चैप्टर नंबर 1 ये चैप्टर नंबर 1 ही साडा गुम गया ओए चैप्टर नंबर 1 साडा किथे रह गया चलो पुरानी किताब में से निकाल लेते हैं ये चैप्टर 1 प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स ये थे अल्लाह आपका भला करे बेनिफिट प्रिंसिपल जितना बेनिफिट ले रहे हो उतना टैक्स दो मोटरवेज वगैरह जितनी 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 एबिलिटी टू पे है उतना टैक्स दो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है एक ही रेट के ऊपर दो जैसे डिविडेंड वगैरह अच्छा सिटी गवर्नमेंट चार्जेस आर टोल फ्री फॉर यूजिंग अ न्यू एक्सप्रेसवे इस पे कौन सा लगाना था भाई न्यू एक्सप्रेसवे बेनिफिट प्रिंसिपल ओके a country applies higher income tax to individuals earning above a certain income bracket इस पे ability to pay लगा है ना ability to pay all shopkeepers in a market pay the same 10% rate ये कौन सा लगा है हाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद द गवर्नमेंट इंक्रीजेस प्रॉपर्टी टैक्स रेट फॉर ओनर्स ऑफ लग्जरी होम बट नॉट फॉर स्मॉल हाउसेस ये कौन सा लगा है एबिलिटी टू पे ठीक है जी अल्लाह हाफिज अच्छे बच्चों सही रहा ना इंजॉयड जरा सारे बता दें इंजॉयड भाई तो सारी लिख दें इंजॉयड जबरदस्ती लिखवा रहा हूँ भाई इंजॉयड लिखने सारे इंजॉयड जी सफीर ने तो बहुत इंजॉय किया फहद ने भी इंजॉय किया यस सर इंजॉयड 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 चलें शुक्रिया जी इंजॉयड 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 पूरा हो गया उन मीटिंग बंद कितों करनी मीटिंग की रिकॉर्डिंग तो चल रही थी ना तो शुक्र है चल रही थी थोड़ी मेहरबानी मीटिंग की रिकॉर्डिंग ही बंद ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ